कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 1.5 घंटे पहले निकल चुके हैं, आधे घंटे में कंप्लीट करना है मुझे। मेरी एक पीआईएल चल रही है, अलग अलग पीआईएल है। मिश्रा जी ने पुराना आंकड़ा बताया, अभी टोटल पीआईएल मेरी 200 हो चुकी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और 2024 का ये 80वां कार्यक्रम है, 80। 2024 का वो सैटरडे संडे आया नहीं कि मैं अपने घर में रहूं। फ्राइडे सुबह बैग लेके निकलता हूं, कोर्ट जाता हूं, कोर्ट के बाद सीधे जहां जाना होता है वहां चला जाता हूं। मंडे को फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हूं और मंडे की शाम को घर पहुंचता हूं। ये मेरी दिनचर्या हो गई है। अभी आज यहाँ कार्यक्रम, सुबह एक कार्यक्रम हुआ, दूसरा अभी शाम को जुहू इस्कॉन मंदिर में, रात की ट्रेन, कल सुबह 11 बजे कोल्हापुर में, कल शाम को 7 बजे बेंगलोर में, फिर परसों हम पहुंचेंगे दिल्ली वापस। 2023 में एक संडे में अपने घर में था, क्योंकि 11 नवंबर या 12 नवंबर था, उस दिन दिवाली थी, तो दिवाली के कारण मैं अपने घर में था। सांप से डर कब लगता है? जब सांप आपको दिखाई पड़ जाए। जब तक दिखता नहीं डर लगता है क्या? आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो उसके नीचे आके सांप आराम से लेट जाए, लेकिन आप बिस्तर नीचे झाड़ू पोछा मारते नहीं है, बाकी हर जगह कर लेते हैं। आप आराम से चैन के सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे। आपकी नींद तब खराब होगी जिस दिन आप बिस्तर के नीचे झांक के देखेंगे। मैंने बिस्तर के नीचे झांक के देख लिया। मेरी बेचैनी का कारण ये, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी इसलिए छोड़ी, मैं मारुति में था। इंजीनियरिंग का प्रोफेशन मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने इतिहास पढ़ा कि देश बदलते कैसे हैं, डेमोग्राफी बदलती कैसे है, पर्शिया ईरान कैसे बना। पर एक देश था पर्शिया जहां 90% पारसी रहते थे, 5000 घुसपैठिए गए, 50 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया, मात्र 5000 घुसपैठिए गए। मैं मारुति में था तो उस समय मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए। सोचा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना, छोड़ूं कैसे? घर का बड़ा लड़का, घर भी देखना है। लकीली मेरी पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई और उनको नौकरी मिली 8,500 रुपए की सरकारी स्कूल में। जैसे ही 8,500 की नौकरी मिली, मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दिया। तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग मेरी पीआईएल का विरोध करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मर्सिडीज खरीद लिए मेरी पीआईएल का विरोध करते करते, क्योंकि जनरली मेरी पीआईएल में 3-4 फिक्स पार्टियां हैं। एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक है जमीयत उलमा हिंद, ऐसे 5-6 फिक्स पार्टियां हैं। अगर मैं फाइल करूंगा तो 1-2 महीने के अंदर आएंगे मेरे विरोध करने के लिए, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे मुता हो, चाहे मिस्यार हो, चाहे तहर्रुस हो, चाहे तलाके हसन हो, चाहे तलाके हसन हो, चाहे तलाके बाइन हो, चाहे तलाके किनाया हो। ये शब्द थोड़ा आपके लिए नए होंगे, लेकिन इस सारे विषयों में मेरी पीआईएल चल रही है अलग अलग। तो वो विरोध करने के लिए ज्यादातर मेरी पीआईएल में एक भूतपूर्व कानून मंत्री आते हैं, एक भूतपूर्व, कई बार वित्त मंत्री भी आते हैं, कई बार भूतपूर्व विदेश मंत्री भी आते हैं, कई बार भूतपूर्व गृह मंत्री भी आते हैं। 5-6 फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर का एक हमारा उनका फार्मूला, एक कॉम्बिनेशन फिक्स है। हमारी पीआईएल होगी, उस 5 कैबिनेट मिनिस्टर में से कोई 2 कैबिनेट मिनिस्टर जरूर आ जाते हैं विरोध करने के लिए। अच्छा है, उनका भी बढ़िया काम चल रहा है। एक रेट में 25-25 लाख ले लेते हैं, 10-10 लाख ले लेते हैं, 20-20 लाख ले लेते हैं। मैंने 2017 में एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हम कोई डेटा देते हैं, एफिडेविट पे देते हैं, एविडेंस के साथ देना पड़ता है।
आज उनकी जनसंख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। आप 1999 की किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट निकालिए और 2024 की उसी लोकसभा की वोटर लिस्ट निकालिए। वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। 1999 में अटल जी की सरकार में जो चुनाव हुआ और 2024 में मोदी जी की सरकार में जो चुनाव हुआ, इस 25 साल के अंदर अगर आप उस लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे या अपने विधानसभा के वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे 1999 और 2024 वाली, उसके बाद आपको भी नींद आनी बंद हो जाएगी। आप तब तक आराम से बैठे हुए हैं जब तक आप 25 साल पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर नहीं कर रहे। करके देख लीजिएगा, अपने मोहल्ले की कर लीजिएगा, जो पार्षद का चुनाव होता है उस चुनाव की 25 साल पुरानी वर्तमान वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। प्रधान के चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनती है उसको 25 साल आज वाली कर लीजिए, विधानसभा चुनाव की 25 साल पुरानी आज की कर लीजिए, या लोकसभा चुनाव की 25 साल कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपके बगल हो क्या रहा। मैंने आपके महाराष्ट्र में थोड़ा रिसर्च किया। अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रामगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की 25 साल पुरानी और आज के वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आपके विधानसभा की में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके लोकसभा में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और घुसपैठ होती कैसे, आप इसको समझिए। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, सबसे पहले वो आधार बनवाते हैं जो मात्र 2000 में बनता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर वो 2000 रुपए देते हैं दलाल को, 2000 रुपए में राशन कार्ड बना के दे देता है। 4000 में 2 डॉक्यूमेंट बना, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं फिर दलाल को पकड़ते हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं फिर वो 3000 रुपए दलाल को देते हैं, 4000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर कोई चुनाव आता है, किसी वोट जीवी नोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, बोलते हैं मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, हम 100 लोग हैं, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दोगे हम 100 लोग तुम्हें एक मुश्त वोट करेंगे। वो वोट जीवी नोट जीवी दल गुलाम नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है और वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। खर्च किया कितना? 15,000 रुपए, और फिर जनधन में खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, और हम आराम से शांत होकर बैठे हुए। सवाल यह है कि इस घुसपैठ पे आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर जाके घुसपैठियों की जहां झुग्गी पड़ी है अगर आपने लाठी चला दिया, उनके ऊपर तो बाद में केस होगा, आपके ऊपर पहले हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है, ये भारत में घुसपैठ क्यों होती है? सिंगापुर में क्यों नहीं होती? दुबई में क्यों नहीं होती? अमेरिका में क्यों नहीं होती? रूस में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कानून घटिया। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं। एक भी समस्या। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठियों को बसाने के लिए खाली बाहर के देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। जब तक आप फंडिंग नहीं बंद करोगे तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। क्यों? क्योंकि जिसका काम यही है घुसपैठियों को बसाना, उसके बदले पैसा मिलना, वो अपनी घुसपैठियों को बसाने वाला काम क्यों छोड़ेगा? ड्राइवरी आदमी करता है 20-25 हजार रुपए कमाता है, और कोई सब्जी वब्जी का व्यापार करता है 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। जब यहां फिक्स है एक घुसपैठियों को बसाने के लिए 50 हजार रुपए मिल रहा है, तो अगर महीने में उसने 10 घुसपैठिए बसा दिया तो उसका 5 लाख का काम हो गया। एक हिंदू परिवार को कन्वर्ट करने का रेट 1 लाख रुपए है और एक घुसपैठिए परिवार को बसाने का रेट 50 हजार रुपए।
तो कुछ लोगों ने डबल धंधा शुरू कर दिया है, कन्वर्ट भी कर रहे हैं, घुसपैठियों को बसा रहे, माला माल हो रहे हैं, बढ़िया उनके पास कोठियां बन रही, बढ़िया गाड़ी भी खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ फिर? भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक भारत को बचाना मुश्किल ही नामुमकिन है। कार्यक्रम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक। और घुसपैठ इसलिए रोकना जरूरी है क्योंकि घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है। घुसपैठियों के कारण हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं, घुसपैठ के कारण त्योहार बदल रहे हैं, घुसपैठ के कारण भारत में विचार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण भारत की वेशभूषा बदल रही है, घुसपैठ के कारण भारत की जीवन शैली बदल रही है, घुसपैठियों के कारण वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है, घुसपैठियों के कारण नारी तू नारायणी की भावना खत्म हो रही है, घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ के कारण भारत का राष्ट्रांतरण हो रहा है। इसलिए घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है और घुसपैठ रोकने का तरीका आपको बताता हूं। आपसे मैं पूछता हूं, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए एक कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कहीं की पुलिस लगाती नहीं है। बाबा जी की पुलिस आजकल लगा रही है, बाकी जगह नहीं लग रहा। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हैं ना, काफी बड़ी संख्या में बैठे हुए। हाँ, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। लेकिन पुलिस यूएपीए इसलिए नहीं लगाती क्योंकि यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो जब नहीं लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। फिर तो सरकार के पास लिखा होता तो फिर भी इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती। जब लिखा ही नहीं है फिर तो सरकार जो चाहे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर ले। घुसपैठ वेजिंग वॉर है। ये बांग्लादेशी पाकिस्तान नहीं जाते, ये बांग्लादेशी दुबई नहीं जाते, अरब नहीं जाते, कुवैत नहीं जाते, बहरीन नहीं जाते, भारत आते। बड़े सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। और वेजिंग वॉर के लिए प्रोविजन है, पुरानी वाली आईपीसी में भी था, नए वाले बीएनएस में भी है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास मिलता है। लेकिन पुलिस घुसपैठियों पे खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ से बड़ा देशद्रोह कुछ है क्या? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? देशद्रोह की धारा भी है लेकिन लगाते ही नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई अंदर लाता है, कोई आधार बनवाता है, कोई राशन कार्ड बनवाता है, कोई वोटर आईडी बनवाता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। यह संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, बिहार के पास भी अपना गैंगस्टर एक्ट है। हर राज्य के पास अपना अपना कानून है। यूपी में अब घुसपैठियों पे गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो गया। आप अपने महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो यहां पे भी मकोका लगवाना शुरू करिए। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। भाई पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 4 वर्ण होते थे ना। ब्राह्मण का क्या काम था? धर्म की जय करना। और क्षत्रिय का क्या काम था? धर्म का। आज की डेट में क्षत्रिय है क्या? अरे ये पुलिस क्षत्रिय है, ये हवलदार, ये थानेदार, ये कप्तान, ये कलेक्टर, ये जज, ये क्या काम कर रहे हैं? क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं। अधर्म का नाश करना तो उनका काम है भैया। उनका धर्म की जय करना उनका काम है क्या? नहीं, अधर्म का नाश करना उनका काम है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। लेकिन घुसपैठ हो रही है, इसका मतलब कि जो पुलिस प्रशासन है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, कानून का खौफ नहीं है।
जो सड़ा हुआ कानून है भी उसको हम ठीक से यूज नहीं कर रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस बड़े आयोजन का लाभ तब होगा जब अब आगे से आपके क्षेत्र में घुसपैठियों पे एनसे लगना शुरू हो जाए, यूएपीए लगना शुरू हो जाए, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाए, देशद्रोह लगना शुरू हो जाए और मकोका लगना शुरू हो जाए, तब मेरे आने का फायदा है। नहीं तो हम आए, बोल के गए, आप भी अपने अपने घर में, फिर अपने अपने काम पे, ऐसे घुसपैठिए नहीं भागेंगे। और कानून कैसे इफेक्टिव होता है उसको समझिए। पहले जब कानून नहीं था तो 6वें 7वें महीने में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक कराया जाता था कि बेटा है कि बेटी, होता था ना पहले। आजकल हो रहा है क्या? किसी की हिम्मत है चेक करवाने की? नहीं, पहले होता था। पहले क्योंकि टेस्ट कराना अपराध नहीं था, एबॉर्शन कराना अपराध नहीं था, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अच्छा बेटी है एबॉर्ट। कानून बना, कठोर कानून बना, जहां जहां अल्ट्रासाउंड लगता है, आपकी टेस्ट मशीनें हैं, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है लिंग परीक्षण करना अपराध है। उससे रुका तो रेशियो मेंटेन हो गया। पहले 850 बेटी और 1000 बेटे, वो बढ़ते बढ़ते 930 बेटी और 1000 बेटे रेशियो हो गया। लाखों बेटियां मरने से बच गई। बची कि नहीं बची उस कानून से? अगर हम कानून बना के जगह जगह जहां जहां झुग्गी डाउटफुल दिखाई पड़े वहां लिखवा दे, होर्डिंग लगा के, भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन और मकोका लगेगा। जितने स्टेशन है जगह जगह होर्डिंग लगवा दे, घुसपैठ गंभीर अपराध है। एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पहाड़ियों के पास, जहां जहां अगर जो घुसपैठिया पाया गया उसके पकड़े जाने पे एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और मकोका लगेगा। घुसपैठिए भागेंगे कि नहीं भागेंगे?